दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है फाइंड द मिसिंग नंबर के पैटर्न के आधार पर, जिसमें हमें इस टेबल में जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे नंबर आएगा वो ज्ञात करना है। ये सवाल हल करने के लिए हम हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली ऑप्शंस देखेंगे। तो अगर हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं तो हमारे पास जो नीचे की सेकंड नंबर की रो है उसमें देखें तो 12 है, फिर 17 है और फिर 4 है। तो अगर हम 17 में से 12 को घटा देते हैं, 12 में से 17 में से 12 घटाते हैं तो 5 आता है। सिमिलरली अगर 24 में से 20 घटाते हैं तो हमारे पास 4 आता है। तो हॉरिजॉन्टली तो इसमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है हमें, हम वर्टिकली ट्राई करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे देखने लायक है कि ये जो ऊपर वाली रो में नंबर है वो नीचे वाली नंबर्स के रिलेटिवली थोड़े बड़े हैं। जैसे यहाँ 20 है, यहाँ 12 है और फिर यहाँ 64 है। इसी प्रकार यहाँ पे 24 है, यहाँ 17 है और यहाँ 49 है। तो चूंकि ये नंबर बाकी के दो नंबर की तुलना में थोड़े बड़े हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की या स्क्वायर की क्यूब की ट्रिक काम कर सकती है। अब अगर हम इन दोनों नंबर्स को देखें, 20 और 12 से हम 64 कैसे ला सकते हैं? तो इन दोनों का गुणा भी कर दें तो ये 240 होता है। हम ये कर सकते हैं, जैसे कि 20 और 12 में से इन दोनों को घटाया, 20 माइनस 12 किया तो आता है 8, और 8 का वर्ग किया, फिर अगर हमने 8 का वर्ग किया तो आता है 64। देखते हैं यही लॉजिक दूसरे वाले कॉलम में भी फॉलो हो रहा है क्या। तो अगर 24 में से 17 घटाया तो आया 7, और 7 का फिर वर्ग किया, 7 का स्क्वायर किया तो आया 49। जी, तो ये वाला लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है। हमने पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा दी और उनका जो अंतर आया उसका वर्ग किया तो हमें तीसरी संख्या प्राप्त हो गई। पहले कॉलम में 8 का अंतर था और उसका वर्ग करने पे 64 मिला हमें। दूसरे कॉलम में 7 का अंतर था, उसका वर्ग करने पे 49 मिला हमें। अब देखते हैं तीसरे कॉलम में क्या है। तीसरे कॉलम में है 8 और 4। तो इन दोनों का जो इन दोनों का अंतर आता है 4 हमारे पास, और 4 का वर्ग करने पे हमारे पास आता है 16। तो 16 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न भी हमें नंबर सीरीज का ही प्रश्न है, जिसमें हमें इस तरीके से कुछ नंबर दिए हुए हैं और मिसिंग नंबर हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार की श्रृंखला जब भी हम आती है तो हम या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। तो अगर हम घड़ी की दिशा में चलें तो ये श्रृंखला इस तरीके से बढ़ेगी। चूंकि छोटे नंबर इधर से शुरू हुए हैं तो हम क्लॉकवाइज ही इसे हल करने की कोशिश करते हैं। अब देखें तो पहला नंबर है 2, और 2 के बाद दूसरा नंबर है 5। 2 से 5 कैसे आ सकता है? 2 से 5 लाने के लिए हमें 2 प्लस 3 करना पड़ेगा, और फिर है 5 से लेके 9। तो यहाँ पे अगर हम प्लस 3 किया, यहाँ पे आ जाता है +4, और यहाँ पे आ जाता है +6। सिमिलरली यहाँ पे 19 से 37 किया तो ये आ जाता है 19 से 37 करने पे हमारे पास आ जाता है +18। तो इस तरीके से ये एक हमें सिमेट्री नहीं मिल रही है, एक तरीके से ये नंबर्स नहीं बढ़ रहे। पहले यहाँ 3 आया, फिर यहाँ 4 आया, फिर 6 आया, फिर 18 आया। तो यहाँ पे और कुछ लॉजिक काम कर रहा है। हम मल्टीप्लिकेशन से ट्राई करते हैं क्योंकि नंबर्स का जो अंतर है वो काफ़ी बड़ा है। जैसे 3, 2 के बाद 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद सीधे 19, 19 के बाद 37, 37 के बाद 75। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन काम कर सकता है। मल्टीप्लिकेशन हम देखते हैं 2 से लेके 5 लाने के लिए हमें क्या करना होगा। 2 से 5 लाने के लिए हमें 2 इंटू 2 प्लस 1 करना होगा।
तो आता है 5। अब 5 से लेके 9 लाना है तो क्या करना पड़ेगा? 5 से लेके 9 लाने के लिए अगर मैं इसी पैटर्न में लिखूं 2 के गुणा करके, तो कैसे लिख सकता हूँ? 5 गुणित 2 माइनस 1, तो उत्तर क्या होता है? 5 दूना 10 और 1 घटाया तो 9। एक बार 2 से गुणा हुआ और प्लस 1 हुआ, दूसरी बार 2 से गुणा हुआ यहाँ पे और माइनस 1 हुआ। अब तीसरी संख्या में देखते हैं 9 से लेके 19, तो 9 में पहले हम 2 का गुणा करेंगे और उसके बाद अभी यहाँ माइनस 1 हुआ था तो प्लस 1 कर देते हैं। तो क्या आता है हमारे पास? 9 दूना 18 और 1 19। तो सीरीज इस तरीके से चल रही दोस्तों, पहली संख्या में 2 का गुणा हो रहा है और 1 जुड़ रहा है, फिर दूसरी संख्या में 2 का गुणा हो रहा है और 1 घट रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा 9 दूनी 18 प्लस 1 तो हुआ 19। अब 19 से 37, तो 19 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 19 गुणा 2, अब करेंगे यहाँ पे माइनस 1, तो कितना आता है? 19 दूना 38 माइनस 1 कितना होता है? 37। अब 37 में 2 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो 37 इंटू 2 प्लस 1, तो ये हो जाता है हमारे पास 37 दूना 74 और 1 75। अब 75 में 2 का गुणा करेंगे और 1 घटाएंगे, 75 गुणित 2 माइनस 1, तो ये हो जाता है 75 दूना 150 और 150 में से 1 घटाया तो 149। तो अब हमारी जो अगली संख्या होगी वो क्या होगी? 149 गुणित 2, यहाँ पे माइनस 1 था तो यहाँ प्लस 1 हो जाएगा, तो 149 गुणित 2 करने पे हमारे पास कितना आता है? हमारे पास आता है 298, 298, और उसमें 1 जोड़ने पे कितना आएगा? 299। तो 299 ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न था। इस तरीके के प्रश्न हाल ही में परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक गांव की नहर को 24 ग्रामीण 12 दिनों में साफ कर सकते हैं। कितने दिनों में 36 ग्रामीण इस नहर की सफाई कर पाएंगे? तो हमें ये दिया गया है कि एक नहर है गांव में जिसको 24 व्यक्ति 12 दिन में साफ कर सकते हैं। तो नहर की सफाई का काम कितना है? हम मान लेते हैं कि नहर की सफाई का काम माना कि एक्स है, एक्स यूनिट है, तो एक्स यूनिट कार्य कितने दिनों में कर लेते हैं? 24 व्यक्ति अगर 12 दिनों तक कार्य करते हैं तो वह ये कार्य कंप्लीट कर लेते हैं। कितना? एक्स यूनिट कार्य कंप्लीट कर लेते हैं। हमसे पूछा गया है कि कार्य तो इतना ही है, कार्य उसी नहर को साफ करना है, लेकिन अब यहाँ पे 24 की जगह 36 व्यक्ति हैं। तो 36 व्यक्ति हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 36 इंटू नंबर ऑफ पीपल, कितना है वो? नंबर ऑफ पीपल हम मान लेते हैं वो, ये संख्या ए है, और उनको कार्य कितना करना है? एक्स यूनिट ही कार्य करना है। अब हमें यहाँ पे ए का मान ज्ञात करना है, इस संख्या की वैल्यू यहाँ पे हमें ज्ञात करनी है। कार्य बराबर है, हमें ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे भी इक्वल टू एक्स यूनिट है, यहाँ पे भी इक्वल टू एक्स यूनिट है, इसका मतलब ये दोनों संख्याएं बराबर हो गई। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि 24 व्यक्ति 12 दिनों में जितना कार्य करते हैं उसी कार्य को करने के लिए 36 व्यक्ति कितना समय लगाएंगे? तो 36 गुणित ए। अब अगर ए की वैल्यू निकालनी हो तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? ये इस तरफ आ जाएगा 36, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 24 गुणित 12 बटे में 36, उधर गुणा हो रहा था तो इधर भाग हो जाएगा, बराबर ए। इसको हल कर लेते हैं तो ये हो जाता है 12 एकम 12 और 12 तिया 36 और 3 एकम 3 और 3 अठे 24। तो ए का मान कितना आ जाता है हमारे पास? ए का मान आ जाता है 8। तो 36 व्यक्ति अगर लगातार
काम करते हैं तो वो 8 दिनों में इस नहर की सफाई कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों में ऐसे शब्द एक बड़ा सा शब्द दिया हुआ है, हमें काफ़ी ज़्यादा लेटर्स हैं जिसमें ट्रांसलेशन हमें ये देखना है कि ऑप्शंस में जो शब्द दिए हुए हैं वो उनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो इसके लेटर्स से नहीं बनाया जा सकता। तो इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए हमेशा हम एक ट्रिक का सहारा लेते हैं। वो ट्रिक में हम क्या करते हैं कि इसमें जितने भी लेटर्स हैं हम उनको मनी मन 2 बार जोर से बोल लेते हैं, 2 जोर से उच्चारण कर लेते हैं, ताकि वह लेटर्स हमारी शॉर्ट टर्म के लिए हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाए, और फिर हम ऑप्शंस के सहारे से हमारा उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले TRANSLATION। एक बार फिर से TRANSLATION। अब ऑप्शंस पे बढ़ते हैं। पहला वर्ड है TRANSIT। तो इसके सभी लेटर्स अभी हमने पढ़े थे, तो ये वर्ड तो ऊपर के लेटर्स से बनाया जा सकता है। नीचे अगले वर्ड पे चलते हैं। फिर है TRANSM। हमने कहीं पे भी M का उच्चारण नहीं किया था। तो ये जो वर्ड है ट्रांसमिट, ऊपर वाले शब्द के लेटर से नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें M दिया हुआ है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपको आज का हमारे वीडियो पसंद आ रहा है। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। हाँ, अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो दिया है, एक संख्या में 84 की वृद्धि करने पर वह स्वयं का 107% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। ये काफ़ी सिंपल सा सवाल है, देखने में काफ़ी सिंपल लगता है, लेकिन इससे हमें हमारे परसेंटेज के अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो हमें सवाल क्या बोल रहा है कि वो एक संख्या है, माना वो संख्या है x, माना कि संख्या कौन सी है, संख्या है हमारे पास x। अब इस संख्या में अगर हम 84 की वृद्धि कर दें तो ये कितना हो जाती है, स्वयं का 107% हो जाती है। तो x कितनी है अभी स्वयं की, हर संख्या अपने आप में खुद का 100% होती है, तो ये कितनी है, 100% है। जब हम x में 84 की वृद्धि कर देते हैं तो ये कितना हो जाता है, x + 4, x + 84। तो ये परसेंटेज में कितनी बढ़ जाती है ये संख्या, यह बढ़ जाती है, यहाँ पे 100% थी तो यहाँ पे हो जाती है 107%। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने 84 बढ़ाया है और यहाँ पे 7 बढ़ाया है, 7% बढ़ाया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7% की वैल्यू कितनी है, तो 7% की वैल्यू है हमारे पास 84। तो x का 7%, 7% ऑफ x इज 84। आइए इसको आगे हल करते हैं। तो आगे हल करेंगे, यहाँ पे 7% है, परसेंट का चिन्ह हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। तो 7/100 गुणित x बराबर 84। इसे हल कर लेते हैं तो ये कितना हो जाता है, यहाँ से इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, x बराबर, जब ये संख्या इधर जाएगी तो ये 84 में 100 का गुणा हो जाएगा और 7 का भाग हो जाएगा। इसको और आगे हल करते हैं तो 7 एकम 7 और ये कट जाएगा 12 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1200। उम्मीद करते हैं सवाल आपको पसंद आया होगा। तो ऑप्शन नंबर 4
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसको और शॉर्ट तरीके से भी हम हल कर सकते हैं। ये तो हमने पूरा इसकी कॉन्सेप्ट वाइज समझा इसको। अगर और शॉर्ट तरीके से हल करना हो तो आपको ये देखना है कि स्वयं की 107% हो जाती है, मतलब सात सात बढ़ जाता है। तो हम सीधे ऑप्शंस में से देखते हैं, 7% बढ़ जाता है। ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी संख्या है जिसका 7% 84 हो? तो 600 का 7% 84 नहीं होता है। 900 का 7% 84 नहीं होता है। 1500 का 7% 84 ये भी नहीं होता है। सीधे 1200, 12 सत्ता 84, यहाँ पे से 2 जीरो हटाए और 7 से गुणा किया तो हमारे पास 84 आता है। तो इसे आप इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। ये दूसरा इसका तरीका है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी वो हमको ज्ञात करनी है। तो एक नंबर की सीरीज दी हुई है हमें, जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन मार्क, अब हम इन नंबर्स का आपस में रिलेशन समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 116, उसके बाद दिया हुआ है 128, उसके बाद दिया हुआ है 146, फिर 170 और फिर 200। तो अब अगर हम इन नंबर्स को ध्यान से देखें तो ये इनमें जो अंतर है वो तुलनात्मक रूप से काफी ज्यादा नहीं है। यहाँ पे 16 है, यहाँ 28 है, 28 में 46 है, 46 पे 70 है और फिर 200 है। तो यहाँ पे प्लस माइनस की ट्रिक काम करने की ज्यादा संभावना है। आइए एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 116, 116 से 28, 128 आए, मतलब कितना बढ़ा? 12 प्लस 12 हुआ। 128 से 146 किया तो यहाँ पे कितना बढ़ा? 146 में से 128 गया तो ये हो जाता है 18 का डिफरेंस, मतलब यहाँ से प्लस 18 किया तो 146 आया। अब 146 से 170 किया तो ये कितने का डिफरेंस हो गया? ये हो जाता है 24 का डिफरेंस। 146 में 24 जोड़ेंगे तो हमारे पास 170 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर 170 में 30 जोड़ दें तो 200 आ जाता है। तो ये जो सीरीज है उसमें जो संख्याओं का अंतर है वो इस प्रकार से बढ़ रहा है। पहले 12, फिर 18, फिर 24, फिर 30। तो अगर इसी क्रम को हम आगे जारी रखें तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो संख्या आएगी वहां पे 12, 18, 24, 30 और यहाँ पे 36। हर बार 6 से अंतर बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे 12 था, फिर 6 बढ़ के 18 हुआ, फिर 6 बढ़ के 24 हुआ, फिर 6 बढ़ के 30 हुआ और अब 6 बढ़ के 36 हो जाएगा। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 200 धन 36। 200 धन 36 सही उत्तर हो जाएगा हमारा 236। ऑप्शन नंबर 2, 236, 236 हमारा सही उत्तर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में हमें ये दिया गया है कि इन दो संख्याओं का आपस में जो संबंध है उसी संबंध पे आधारित हमें इस दो शब्दों का आपस में जो संबंध है उसी संबंध के आधार पर हमें इस शब्द से संबंधित वर्ड ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? टाइड। टाइड ये इसके अनुपात में दिया गया है एडिट के। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहली संख्या चौथी संख्या बन गई, या फिर इसको अगर ड्रॉ करें तो इस तरीके से ये टी, फिर ये तीसरी संख्या कैसी बनती है? इस प्रकार से। दूसरी संख्या इस प्रकार से बनती है। फिर तीसरा वर्ड इस प्रकार से बनता है और चौथा वर्ड इस प्रकार से बनता है। मतलब यहाँ से हम इसको लास्ट में ले आए हैं, फिर दूसरी संख्या को पीछे से दूसरी बना दी है, तीसरी संख्या को पीछे से तीसरी बना दी है और चौथी संख्या को पीछे से चौथी बना दी है। तो स्पिट को हम कैसे लिख पाएंगे इसी क्रम में? अगर हम स्पिट लिखना चाहें तो स्पिट का स्पिट को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे ये चौथी संख्या बन जाएगी,
P पीछे से तीसरी संख्या बन जाएगी, I पीछे से तीसरी संख्या बन जाएगी, P दूसरी थी तो ये तीसरी बन जाएगी I, और T पीछे से चौथी संख्या बन जाएगी, तो TIPS, TIPS ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल पसंद आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, अब ये ऑड वन आउट, हमें वो विकल्प चुनना है जो बाकी की 3 अन्य पेयर से, अन्य संख्याओं से भिन्न हो। ये जो नंबर्स दिए गए हैं ये आपस में एक लॉजिक, कॉमन लॉजिक फॉलो करते हैं। एक कॉमन लॉजिक के तहत ये संख्याएं बनी हुई हैं। अब हमें ये देखना है कि ऐसी कौन सी संख्याएं जो इस लॉजिक को से भिन्न हो। तो अगर हम पहला पेयर देखें तो इधर दिया हुआ है 3, इधर दिया हुआ 28, दूसरे पेयर में 2, तीसरे में 9, चौथे में 5, फिर इधर दिया हुआ 124 और 5, तीसरे में 5 और 124, और चौथे में 4 और 65। इन नंबर्स को देखने पे हमें ये समझ में आता है कि पहली संख्या का अगर घन कर दें और उसमें 1 जोड़ दें तो दूसरी संख्या मिलती है। मतलब पहली संख्या थी 3, अगर इसका घन कर दें तो हमारे पास आता है 27, और उसमें 1 जोड़ने पे दूसरी संख्या आ जाती है 28। इसी प्रकार अगर इस दूसरे ऑप्शन को देखें तो दूसरे ऑप्शन में 2 है, 2 का घन करने पे हमारे पास आता है 8, और उसमें 1 जोड़ने पे आ जाता है 9। इस वाले संख्या, इस वाले पेयर को देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है 5, 5 का घन करने पे आता है 125, और उसमें अगर 1 जोड़ेंगे तो आता है 126, लेकिन यहाँ पे 124 दिया हुआ है। आइए चौथी संख्या, चौथे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन है, यहाँ पे दिया हुआ है 4, 4 का घन किया तो होता है 16, और उसमें 4 का घन किया तो आता है हमारे पास 64, हमारे पास आता है 64, और 64 में 1 जोड़ा तो आता है 65। तो ये वाली जो संख्या है, ये वाला जो पेयर है, ये इस लॉजिक को फॉलो नहीं करता है, जिसमें कि पहली संख्या का घन करने पे और उसमें 1 जोड़ने पे दूसरी संख्या प्राप्त होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोहन अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर बाईं ओर मुड़ गया, बाईं तरफ मुड़ गया और 20 किलोमीटर चला। फिर पूर्व की ओर मुड़ गया और 25 किलोमीटर चला। अंत में बाएं मुड़कर वह 20 किलोमीटर चला। वह अपने घर से कितनी दूर है? डिस्टेंस वाला सवाल है, तो हम ये सवाल हल करने से पहले डायरेक्शन का चार्ट बना लेते हैं। डायरेक्शन का चार्ट किस प्रकार का होता है? हम सब जानते हैं, प्लस साइन होता है, जिसमें इस दिशा में हमेशा नॉर्थ दिशा होती है, मतलब उत्तर दिशा। उसके अपोजिट, उसकी विपरीत दिशा में साउथ या दक्षिण दिशा। राइट हैंड साइड पे ईस्ट या पूर्व दिशा, और लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट या पश्चिम दिशा। अब हमसे क्या कहा गया है? सोहन नाम का एक व्यक्ति है जो अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो मान लेते हैं कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है? मान लेते हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है। अब यहाँ से वह 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर, तो हमने देखा पश्चिम लेफ्ट हैंड साइड पे, तो पश्चिम की ओर चलता है, तो इधर इस दिशा में वह 15 किलोमीटर चला। यहाँ तक मान लेते हैं उसकी पश्चिम दिशा है। तो ये दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर। अब आगे हमें कहा गया है, यहाँ पे वो 15 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यहाँ आता है। अब हमें कहा गया है फिर वो बाईं ओर मुड़ा। तो यहाँ पे जब कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसकी बाईं ओर मुड़ा, मतलब बाईं ओर मुड़ने पे वो साउथ की दिशा में जाएगा। तो साउथ की दिशा में गया तो वो कितना चला? 20 किलोमीटर चला। तो यहाँ से ये दूरी कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर। आगे हमें कहा गया है फिर वो पूर्व की ओर मुड़ गया। जब वो यहाँ खड़ा है और अब पूर्व की तरफ मुड़ता है, मतलब वो इस दिशा में मुड़ेगा और 25 किलोमीटर चलता है। अब कितना चला? 25 किलोमीटर। ये 25 किलोमीटर चला, मान लेते हैं 25 किलोमीटर चलने के बाद वो यहाँ पे आता है, और अंत में वो फिर बाएं मुड़ गया और 20 किलोमीटर चलता है। अब फिर वो
फिर से एक बार उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट टर्न लिया, बाएं और मुड़ेगा तो वो इस दिशा में या उत्तर की दिशा में चलने लगेगा। और कितनी दूरी तय करी है उसने? अब दूरी तय करी है 20 किलोमीटर। अब हमसे पूछा गया है, अब वो अंत में यहाँ पे है, हमसे ये पूछा गया है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट या अपने घर से कितनी दूर है। इस दूरी को हमको ज्ञात करना है, ये वाली जो दूरी है ये दूरी को हमको ज्ञात करना है। हाँ, अब हम देखें तो यह एक आयत का रूप ले रहा है, जिसकी भुजा, एक भुजा में मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट था ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी, और इसको मान लेते हैं ई। तो ए का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाली भुजा 20 किलोमीटर है और ये वाली भुजा भी 20 किलोमीटर है, तो ये आयत तो है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक की दूरी भी, ये वाली भुजा भी 20 किलोमीटर की हो जाएगी। और हमें इस आयत में ये दिख रहा है कि ये दूरी बी ए या ए बी इज इक्वल टू, इसको डी माना है, इसको मान लेते हैं एक्स, ए बी इज इक्वल टू सी एक्स। ये दूरी 15 किलोमीटर है, तो सी एक्स भी 15 किलोमीटर हो जाएगी। और इस भुजा का सी से लेके डी तक का मान कितना है? सी से डी की वैल्यू कितनी? सी से डी की दूरी है 25, और उसी के अंदर सी से लेके एक्स, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? सी से लेके एक्स की दूरी है 15, तो एक्स से लेके डी की दूरी कितनी हो जाएगी? 15 माइनस 25, तो एक्स से लेके डी तक की दूरी हो जाएगी 15 माइनस 25 मतलब 10 किलोमीटर। तो ये दूरी हो गई 10 किलोमीटर। और ये एक और आयत बन रहा है, तो वो इसके सामने वाली भुजा इसके बराबर होगी, तो ये दूरी भी 10 किलोमीटर होगी। तो ए ई की वैल्यू कितनी है? ए ई की वैल्यू हो गई 10 किलोमीटर। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, ऑप्शन नंबर 3। वो व्यक्ति अपने स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है अपने घर से, वह 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जिसमें हमें अल्फ़ाबेट की सीरीज दी हुई है और रिक्त स्थान के पे हमें अल्फ़ाबेट ज्ञात करना है ताकि यह श्रृंखला पूरी हो सके। तो अब ऐसे वाली श्रृंखला पूरी करने के लिए हमें हमेशा दो ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम, जिसके पहले हिस्से में, जिसमें पहली ट्रिक में हम नंबर ऑफ लेटर्स ज्ञात करते हैं कि टोटल इस श्रृंखला में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, उसमें हम रिक्त स्थान भी गिनते हैं। तो पहले देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स की श्रृंखला है। तो हमारे पास क्या क्या संभावनाएं बन सकती है? 3 गुणित 4, 4 गुणित 3, 6 गुणित 2 और 2 गुणित 6। ये संभावना बनने की हमारे पास ये इस प्रकार की श्रृंखला बन सकती है। और दूसरी जो ट्रिक हम देखते हैं हमेशा, उसमें देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्याएं पास में, ज़्यादा से ज़्यादा लेटर्स पास में कहाँ दिए हुए हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है सी, डबल सी दिया हुआ है, उसके बाद अलावा कहीं पे भी लेटर्स पास में नहीं दिए हुए। अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे ये देखना है कि चूंकि श्रृंखला काफ़ी छोटी, सिर्फ 12 लेटर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे 2 बार सी दिया हुआ है, मतलब कि लेटर डबल हुए हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ परम्यूटेशन, मतलब कुछ हिट एंड ट्राई वाली मेथड लगानी पड़ेगी। तो अगर 2 बार सी दिया हुआ है, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे बी है, तो ये डबल बी हो जाएगा और डबल सी हो जाएगा, एक सिमेट्री बन रही है। और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ए है, फिर एक ये पैटर्न बनता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है डबल ए, यहाँ पे दिया हुआ है डबल बी, यहाँ पे दिया हुआ है डबल सी। और इसी को अगर मैं आगे पूरा करने चलूँ तो ए के पहले फिर इसी प्रकार से आ जाएगा ए, तो फिर से ये हो जाएगा डबल ए,
बी के पहले यहाँ पे आ जाएगा बी, तो ये हो जाएगा डबल बी, और सी के पहले फिर से आ जाएगा सी, तो ये हो जाएगा डबल सी। तो फिर ये एक पैटर्न इस तरीके से बन रहा है जिसमें 6 गुणित 2, ये 6 के समूह के दो ग्रुप बन जाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है डबल ए, यहाँ पे दिया हुआ डबल बी, यहाँ पे दिया हुआ डबल सी, इसी प्रकार इधर भी डबल ए, डबल बी और डबल सी। तो हमारा उत्तर क्या होगा? उत्तर ये होगा ए बी, ए बी सी। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।